हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है ये। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। मतलब कोई भी हमारा मटेरियल है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी के कारण वह मटेरियल क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसके रास्ते में एक रुकावट पैदा करता है। ठीक, तो रेजिस्टेंस क्या है, एक तरीके का एक ब्रेकर है। ठीक, जैसे स्पीड ब्रेकर होता है, स्पीड ब्रेकर क्या करता है, स्पीड के रास्ते में रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या है, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत रेजिस्टेंस, ये क्या करता है, विद्युत के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक है, जो विद्युत, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसकी जो उसका जो पथ है, उसका जो रूट है, उसके मार्ग में जो क्या ये क्या करता है, बाधा डालता है, रुकावट उत्पन्न करता है। तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी पदार्थ की। अब वो पदार्थ हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है, कोई सेमीकंडक्टर, या फिर कोई हमारा इंसुलेटर हो सकता है। ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी पदार्थ है, उसकी वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रा ओम होता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का मान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। ठीक, तो अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है इसका मान। हमारे जो चालक होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, उनके लिए अलग होता है विद्युत प्रतिरोध। जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें अलग होता है। जो हमारे इंसुलेटर होते हैं, कुछ चालक, उनमें हमारा अलग होता है। ठीक है, तो इसका मान अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है विद्युत प्रतिरोध का मान। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। क्या क्या फैक्टर हैं जो विद्युत प्रतिरोध को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, उस पर इफ़ेक्ट कौन कौन से फैक्टर जो हैं जो विद्युत प्रतिरोध पर इफ़ेक्ट डालते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो विद्युत प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R रो एल अपॉन ए ओम, इतना ओम होता है। ठीक, तो R यहाँ पे R क्या है, हमारा किसी पदार्थ का प्रतिरोध है। ठीक, रो क्या है, रो को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक, इसका मात्रा होता है ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक, और प्रतिरोध को हम ओम में लेते हैं। एल क्या है, पदार्थ की लंबाई। ठीक, इसको हम मीटर में लेते हैं। ठीक है, यहाँ मीटर में लेंगे। और ए क्या है, हमारा पदार्थ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो, इसको मीटर स्क्वायर में लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर, लंबाई पर और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। ठीक, तो अतः विद्युत प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला क्या है हमारा, पदार्थ का प्रतिरोध, पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक, दूसरा क्या, पदार्थ की लंबाई। तीसरा क्या है, पदार्थ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, और एक और होता है तापमान, तापमान पर भी निर्भर करता है। ठीक, तापमान, टेम्परेचर बदलने पर किसी भी पदार्थ का रेजिस्टेंस भी बदलता है। ठीक, वो अभी हम पढ़ेंगे किन किन पदार्थों के लिए तापमान बदलने पर प्रतिरोध कैसे बदलता है। ठीक, आइए इसको देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ते हैं इन फैक्टर के प्रतिरोध पर। तो पहला हम देखेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होता है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, समानुपाती होता है। तो किसी पदार्थ का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के रेजिस्टिविटी के समानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तथा अलग अलग पदार्थों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, यह इस चीज़ पर निर्भर करता है कि हमारा मटेरियल, जो हमारा पदार्थ है, किस चीज़ का बना है। वो एक मेटल का बना है, किसी धातु का बना है, या फिर किसी सेमीकंडक्टर का है। ठीक है, कोई पदार्थ हमारा सेमीकंडक्टर है, या फिर मेटल है, या फिर हमारा कोई इंसुलेटर है। तो सबके लिए हमारा क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। ठीक, वो इस चीज़ पर निर्भर करेगा कि हमारा जो हमारा पदार्थ है, मैटर है, उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसी है। ठीक, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है
हमारे किसी भी पदार्थ के नेचर पर निर्भर करता है। ठीक है, अलग अलग पदार्थ के लिए इसका मान अलग अलग होता है। ठीक, तथा अलग अलग पदार्थों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है। इसलिए विद्युत प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि पदार्थ चालक है या कुचालक है। ठीक, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? पदार्थ की प्रकृति के अनुसार ये बदलता रहता है। अलग अलग पदार्थ की प्रकृति के लिए ये अलग अलग होगा, चालकों के लिए अलग होगा और कुचालकों के लिए अलग होगा। और ये किसके समानुपाती है? रेजिस्टेंस इसके समानुपाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस हमारा पदार्थ की प्रकृति पर, उसके नेचर पर निर्भर करता है। तो अलग अलग पदार्थ के लिए रेजिस्टेंस का मान अलग अलग होता है। ठीक, जैसे मेटल के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मेटल का रेजिस्टेंस हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मेटल का कम होगा तो उसका मेटल का रेजिस्टेंस हमारा कम होगा। और जो हमारे इंसुलेटर होते हैं कुचालक, उनके लिए ये ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी हमारा उनका ज़्यादा होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं लंबाई। तो लंबाई के भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि लंबाई अधिक है तब प्रतिरोध अधिक होगा और लंबाई अगर कम है तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक, तो लंबाई के बदलने पर हमारा प्रतिरोध बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं इसको। ठीक, तो रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जब एरिया हमारा बढ़ेगा तब हमारा क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एरिया बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो जाता है तथा एरिया घटने पर प्रतिरोध अधिक हो जाता है। अगर एरिया हम घटाएंगे तो प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो चालकों का प्रतिरोध, अब ये टेम्परेचर भी हमारा कोई भी पदार्थ है तो टेम्परेचर अगर हम किसी पदार्थ का बदल रहे हैं तो अलग अलग पदार्थ के लिए टेम्परेचर बदलने पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है हमारे प्रतिरोध पर। ठीक, जैसे अगर हम चालकों का प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो चालकों का प्रतिरोध बढ़ाने पर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन जो अर्धचालक सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं कुचालक, उनका टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तब उनका रेजिस्टेंस जो है बढ़ता है। ठीक, तो चालकों का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस पर अलग इफेक्ट पड़ता है और सेमीकंडक्टर कुचालक और अर्धचालक और कुचालक का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो उस पर अलग इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो चालकों का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ता है तथा अर्धचालकों का और कुचालकों का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर घटता है। ऐसे इसका उल्टा हो जाएगा। अगर चालकों का प्रतिरोध हम कम करेंगे, घटाएंगे, तब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। और अर्धचालकों और कुचालकों का तापमान कम करने पर इनका रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ये उसका उल्टा हो जाएगा चालकों का। ठीक, चलिए ये हमारा टॉपिक हो गया रेजिस्टेंस और उसको इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर। अब नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटर, संधारित्र हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये कैपेसिटर क्या होता है? आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की क्षमता रखती है। तो क्या है? ये कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं, विद्युत आवेश, उनको स्टोर करती है। ठीक, स्टोर करने की एक इनके अंदर एबिलिटी होती है। ठीक, तो ये क्या कहलाती है? कैपेसिटर कहलाती है। कैपेसिटर में बेसिकली दो कंडक्टिंग सरफेस होती हैं जिनको दो प्लेट बोलते हैं और इनके बीच कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रखा होता है जिसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो इससे हमारी क्या होती है? एक कैपेसिटर तैयार होती है। ठीक, इसमें क्या होती है? दो मेटल की प्लेट होती है और इन दोनों के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक होगा जो होता है एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाती है? हमारी एक कैपेसिटर बन जाता है इस तरीके से। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें मुख्य रूप से धातु की दो प्लेट होती हैं जिनके बीच कोई इंसुलेटिंग मटेरियल भरा होता है। ठीक, दो प्लेट हैं, उनके बीच कोई इंसुलेटिंग मटेरियल भरा, वो क्या कहलाएगा? हमारा कैपेसिटर कहलाएगा। इस इंसुलेटिंग मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं।
हिंदी में उसको परावैद्युत बोलते हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक को। ये डाइलेक्ट्रिक एयर, माइका, पेपर आदि कुछ भी हो सकता है, ठीक। ये इंसुलेटिंग मटेरियल एयर भी हो सकता है, माइका हो सकता है, अभ्रक बोलते हैं माइका को, ठीक, और पेपर भी हो सकता है, ठीक। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है ये, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट भी यूज़ करते हैं, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। तो कैपेसिटर अगर एयर भरी है इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में दो प्लेट के बीच, जैसे ये दिखाया गया है, ये हमारी दो कंडक्टिंग प्लेट हैं और इनके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक भरा है, ठीक। इन दोनों के बीच की दूरी डी ली है हमने, ठीक, और इनका एरिया मान ले रहे हैं, एरिया हम मान ले रहे हैं इनका ए है, ठीक है, स्मॉल ए ले लो, ठीक, या कैपिटल ए ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। एरिया क्या ले लिया हमने, मान लो प्लेट का एरिया इस कैपिटल ए ले लिया। तो ये जो इंसुलेटर मटेरियल है ना, ये अगर एयर है तो इसको एयर कैपेसिटर बोलेंगे, ठीक। ये माइका है तो इसको माइका कैपेसिटर बोलेंगे, पेपर है तो पेपर कैपेसिटर बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रोलाइट भरा है इन दोनों के बीच तो इसको इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर बोलेंगे, ठीक। वो इन प्लेट पर क्या होंगे, ये चार्ज आ जाते हैं। जब हम इसको क्या करते हैं, किसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो यहाँ पर चार्ज हमारे क्या होते हैं, इन प्लेट पर आ जाते हैं, ठीक। तो ये जो चार्ज आते हैं ना, मान लो हमने 20 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा तो ये चार्ज क्या होंगे हमारे, उस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक। अगर हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो Q इक्वल टू आ जाएगा C इंटू बी। तो C इक्वल टू Q अपॉन बी, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसको ही बोलते हैं कैपेसिटेंस, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, इसकी क्षमता कि कितना हमारा चार्ज ये स्टोर कर सकता है, ठीक। इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, धारिता। या फिर धारिता, ठीक। इसका मात्रक होता है फेरेड, इसको F से दिखाते हैं, फेरेड, ठीक। ये क्या होती है, क्या इसकी क्या है, इसकी क्षमता होती है, इसकी कैपेसिटी की कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक। C इक्वल टू Q अपॉन V हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये क्या हमारी एक कैपेसिटर है। इसमें क्या होती है, दो धातु की प्लेटें होती हैं, उनके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक रखा रहता है जिसको इंसुलेटिंग मटेरियल बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर, ठीक, कैपेसिटर हो गया। अब पढ़ेंगे कैपेसिटेंट या धारिता, जो अभी C हमने देखा था, जो एक कांस्टेंट वैल्यू है। किसी कैपेसिटर द्वारा चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी, उसका जो गुण होता है, उसको उस कैपेसिटर की धारिता कहते हैं, ठीक है, कैपेसिटेंस कहते हैं। इसे मतलब जो उसकी एबिलिटी है, उसका जो गुण है ये कि वो चार्ज को स्टोर कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, उसके उस गुण को उसकी धारिता या कैपेसिटी कहते हैं, उसकी कैपेसिटेंस या धारिता कहते हैं। और चार्ज को स्टोर करने की क्षमता को भी क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, ठीक है, जो उसकी कैपेसिटी होती है कि कितना कर सकता है स्टोर। तो इसे C से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक फेरेड, इसको फेरेड या F से दिखाते हैं, ठीक, फेरेड होता है। और इसका फॉर्मूला ये होता है C इक्वल टू, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D। एप्सिलॉन एक क्या होती है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू। A क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट या स्पेसिंग बिटवीन प्लेट, ठीक। तो C क्या है, धारिता, कैपेसिटेंस, इसको फेरेड में लेते हैं। और एप्सिलॉन इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है, विद्युतशीलता, इंग्लिश में होते हैं परमिटिविटी, ठीक। इसका मतलब होता है फेरेड पर मीटर। और ये क्या है, ए क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल जो एरिया है, और डी क्या है, प्लेट के बीच की दूरी, ठीक है। क्षेत्रफल को लेंगे मीटर स्क्वायर में और दूरी को मीटर में लेंगे, ठीक। अब कैपेसिटेंस को अभी हम पढ़ेंगे, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, ठीक। अब पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्टिंग कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला में पता है C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D होता है। तो धारिता
निम्न कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहला किस पर? प्लेटों के क्षेत्रफल पर, एरिया ऑफ प्लेट्स। दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेट स्पेसिंग, जो स्पेसिंग है प्लेट के बीच उस पर। और तीसरा परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर निर्भर करती है। ठीक, तो इन सबको हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इन पर निर्भर करती है धारिता। तो पहला पढ़ेंगे हम प्लेटों का क्षेत्रफल। तो प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या, जो एरिया है, एरिया के प्लेट के एरिया के क्या होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैपेसिटेंस। तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब क्षेत्रफल अगर हम बढ़ाएंगे, एरिया बढ़ाएंगे प्लेट का, तो जाहिर सी बात है एरिया बढ़ाएंगे तो चार्ज ज़्यादा आएगा उस पर, तो कैपेसिटेंस भाई एबिलिटी बढ़ गई ना, क्षमता बढ़ गई। जब एरिया बढ़ाया तो चार्ज को स्टोर करने की क्षमता बढ़ गई, तो कैपेसिटेंस जाहिर सी बात है उसकी धारिता ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक, तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है, तथा अगर कम कर देंगे तो चार्ज कम आएगा तो धारिता कम हो जाएगी। ठीक, उसके बाद प्लेटों के बीच की दूरी, जो प्लेटों के बीच की दूरी है, ठीक, प्लेटों के बीच जो स्पेसिंग है, डिस्टेंस है, उसकी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है धारिता। संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दूरी बढ़ाने पर धारिता क्या होगी, दूरी को बढ़ाएंगे धारिता घट जाएगी, उल्टा हो गया। घटती है, तथा दूरी घटाने पर बढ़ जाएगी। ठीक, बढ़ती है। तो दूरी हम बढ़ाएंगे तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाए। दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता घट जाएगी, और दूरी कम करेंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट है परावैद्युत पदार्थ। मतलब जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो संधारित्र की धारिता विद्युतशीलता, इसको एप्सिलॉन को बोलते हैं विद्युतशीलता या परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। कौन सा मटेरियल हमने बीच में भरा है, प्लेटों के बीच में भरा है। ठीक, परमिटिविटी के समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये विद्युतशीलता जो होती है, परमिटिविटी, अलग अलग पदार्थ के लिए इसका मान अलग अलग होता है। ठीक, विद्युतशीलता का मान प्रत्येक परावैद्युत पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि धारिता परावैद्युत पदार्थ पर निर्भर करती है। ठीक, कि कौन सा हम परावैद्युत पदार्थ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये इसके धारिता विद्युतशीलता के परमिटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसका मान क्या, पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ के नेचर पर, कि कौन सा पदार्थ हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो क्या इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि धारिता परावैद्युत पदार्थ पर निर्भर करती है कि कौन सा परावैद्युत पदार्थ हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अधिक विद्युतशीलता वाला अगर हम पदार्थ यूज़ करेंगे, ऐसा पदार्थ यूज़ कर रहे हैं जिसकी परमिटिविटी अधिक है, तो उसकी धारिता क्या होगी, अधिक होगी। और ऐसा पदार्थ यूज़ कर रहे हैं जिसकी परमिटिविटी विद्युतशीलता कम है, तो धारिता कम होगी। ठीक, अगर हम प्लेटों के बीच कोई ऐसा पदार्थ रख रहे हैं जिसकी विद्युतशीलता कम है, तो हमारा क्या होगा, कैपेसिटेंस, धारिता भी कम हो जाएगी। अगर ऐसा पदार्थ यूज़ कर रहे हैं जिसकी परमिटिविटी विद्युतशीलता अधिक है, तो क्या होगी, हमारी सी की वैल्यू क्या होगी, अधिक हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये था हमारा धारिता और धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, कैपेसिटेंस एंड फैक्टर इफेक्टिव कैपेसिटेंस। ठीक, इससे पहले अभी हमने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस एंड फैक्टर इफेक्टिव रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और उसको विद्युत प्रतिरोध और उसको प्रभावित करने वाले कारक, और कैपेसिटर और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, तो आज का हमारे यही टॉपिक थे। ठीक, थैंक यू।